सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। संगीता, क्या बात है, थोड़ा तुम ठहर ठहर के आ रही हो, कुछ ज्यादा पानी लगा था क्या रास्ते में? हाँ, पानी तो बहुत है, बारिश बहुत है रेणु जी। लेकिन भाई ऐसा है कि कार्यक्रम है, 3 बज गया तो फिर जाहिर है हमें कार्यक्रम तो शुरू करना ही है। और आज हम बारिश के साथ साथ और क्या क्या लेकर आए हैं, थोड़ी सावधानियों की बात करनी चाहिए ना? बारिश में क्या सावधानियां होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हमें लगता है कि फेसबुक पर हमारे बहुत सारे साथी ऐसा लिखकर भेज रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी बात, लेकिन कुछ हम ऐसी बात करेंगे जो हम रास्ते में चलते हैं तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे, है ना जी। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है आज, तो इस पर भी बात करेंगे। और वहीं हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्य नवरोज़े सबा की चर्चा करेंगे, जिसके लेखक रहमान राही। और बात आज नेत्री भी तो है आज, जी जी। आज धारावाहिक जो महाराष्ट्र के नंदुरबार क्षेत्र की सांसद डॉक्टर हिना गावित से शायना एनसी की बातचीत हम सुनवाएंगे धारावाहिक नेत्री में, और आज इसकी 5वीं कड़ी सुनवाएंगे जी। तो और उसके साथ साथ प्यारे प्यारे गीत होंगे। अब जाहिर है कि कश्मीर भी चलना है, वहाँ के साहित्यकार की बात हो रही है जिनकी कविता संग्रह की हम बात कर रहे हैं, और वो है रहमान राही जी, है ना जी। तो ये कश्मीरी कवि हैं, अनुवादक और आलोचक रहमान राही जी। इनका जन्म 6 मई 1925 को हुआ और 5 दशकों का इनका साहित्यिक सफर है, कह सकते हैं। इन्होंने सृजन किया और आपकी प्रमुख रचनाओं में नवरोज़े सबा, जिसके हम खास तौर से, चूंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं आज। ये आपको 1961 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार, और 2000 में पद्मश्री, और 2004 का आपको ज्ञानपीठ सम्मान मिला। और हम बता दें अपने श्रोताओं को संगीता ना कि ये नवरोज़े सबा जो है आपका एक कविता संग्रह है, और इसके साथ साथ एक और कविता संग्रह है जी, स्याह रुदा ज़रीन मंज, ये एक कविता संग्रह है, तो इसी के लिए इन्हें प्रदान किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन दोनों के लिए जी जी जी। और कश्मीरी भाषा में अपना साहित्यिक योगदान देते हैं ये, और भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाते रहे जी। कश्मीर और कश्मीरी भाषा के रहमान राही एक ऐसे कवि हैं जिन्हें कश्मीर का पहला कश्मीरी कवि हैं जिनको कि पहला ज्ञानपीठ सम्मान मिला अपने कहना चाहिए क्षेत्र से। और जाहिर है कि इन्होंने एक तरह से कहते हैं कि खाता खोला तो श्रेय इन्हीं को जाता है। और इन्हें भारत सरकार की फेलोशिप कबीर सम्मान से भी नवाजा गया जी। और उसके बाद वो पुरस्कारों को लेकर कहते हैं कि मैं इसे अपनी कविताओं के प्रति व्यक्त सम्मान के रूप में देखता हूँ, लेकिन उससे भी अधिक ये मेरी कश्मीरी भाषा का सम्मान है। कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है इन्हें, और कहते हैं कि खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल न बन जाए। क्या बात है। आपकी लेखनी की 2 लाइनें और हम यहाँ पर सुनाना चाहते हैं। कैसा है नाव का खेना ये, कैसा है नाव का खेना ये, कहाँ तो किनारा है, दिशा हारा भटक रही नाव अंधियारे में जी। तो कुछ इस तरह से आपने रचनाएं की हैं, और कश्मीर की वादियों के वो दिलकश नज़ारे और उसका एकदम सीधा सहज जो कहना चाहिए जो दृश्य होता है, कोई भी मन कवि बन जाता है फिर तो आप वहीं रहे। और इस कश्मीरी साहित्यकार की दर्द में डूबी बेबाक बेलौस अभिव्यक्ति, ऐसा लगता है कि सम्मान स्वयं उन तक पहुंचकर सम्मानित होता है जी। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने, क्योंकि अपनी कविताओं में इन सभी चीज़ों को उतारा है, तो उनके जो उद्गार हैं वो उर्दू, कश्मीरी और फारसी भाषा में सहजता से अभिव्यक्त होते हैं, यानी कि इन भाषाओं में उन्होंने लेखन का कार्य किया। उनकी कविताओं के पहले संग्रह सनवन साज की लोकप्रियता बहुत थी, लेकिन उन्हें पहचान दी उनकी कृति नवरोज़ सबा ने, जो प्रकाशित हुई 1958 में, और जम्मू यूनिवर्सिटी से फारसी और अंग्रेजी में इन्होंने MA किया, और उसके बाद लोक निर्माण विभाग में क्लर्क भी थे। यानी कि आपने नौकरी के साथ साथ इतना साहित्यिक सृजन किया, और फिर शुरू हुआ आपका साहित्यिक सफर। श्रीनगर के गूंज में जन्मे राही के पिता की आकस्मिक मौत ने उन्हें झकझोर दिया। और जब कवि होते हैं ना, लेखक होते हैं, या तो इन्होंने तो खैर आलोचक भी हैं आप,
बहुत कोमल हृदय होता है इनका, तो इस तरह ऐसे लोगों के पिता की जब मौत होती है तो हिल जाते हैं। ननिहाल में आपकी परवरिश के दौरान एक पुस्तक विक्रेता से परिचय हुआ जो साहित्य प्रेम की अनन्य लड़ियों को जोड़ता चला गया। और पुस्तक विक्रेता भी पहले कहने में यहाँ पर हमें थोड़ी झिझक हो रही है, लेकिन फिर भी जो पुस्तकालय में होते थे वो भी बहुत अच्छे साहित्यिक रुचि वाले होते थे। और वही ऐसी जगहों पर काम करते थे जो वो पुस्तकों को खुद समझते थे, अलग अलग तरह की उनको विभक्त कर सकते थे, या किस साहित्यकार के बारे में जानते थे, उनको खुद रुचि होती थी, वही इस तरीके की कह सकते हैं कि व्यवसाय चुनते थे। जी, अपने अनुभवों पैसे के लिए नहीं, अपने अनुभवों को कह सकते हैं कि उतारते थे। जी बिल्कुल। तो कुछ ऐसा ही हुआ, और इनकी जो परवरिश जब हुई तो पुस्तक विक्रेता से परिचय हुआ, और फिर तो गाड़ी चल पड़ी आगे ना। जी, और मातृभाषा, जो इनका मानना है कि मातृभाषा स्वाभाविक भाषा होती है, इसलिए वही काव्यात्मक अभिव्यक्ति का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। यानी कि अगर हम अपनी मातृभाषा में लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, हम अभिव्यक्ति अपनी कर सकते हैं। उनकी रचनाएं उनकी जो विचारधारात्मकता बोझ से मुक्त दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, यानी विचारधाराओं से बड़े अलग थे। और आपने कश्मीरी संत और कवियों से भी इसी तरह प्रभावित होते चले गए, तो जाहिर है कि फिर जब संतों से आप प्रभावित होते हैं तो जाहिर है कि आप जो सीधा सीधा जो विचारधारा चल रही होती है उससे थोड़ा हट के आपका कुछ न कुछ स्वच्छंद निकल कर आता है। और जब इस तरह से स्वच्छंद निकल कर आता है, या यूं कहें बिल्कुल मौलिक होता है, तो फिर जाहिर है ज्ञानपीठ सम्मान स्वयं चलकर आ जाता है ना। हाँ, और साहित्य के गंभीर अध्येता माने जाते हैं ये। शायद उन्होंने जीवन के व्यापक भावात्मक अनुभवों को अपने अंदर जगाए रखा, और साहित्य की जो ये विचारधारा है या आस्था कह सकते हैं जिसे, तो मामलों में हर तरह की खेमाबंदी कह सकते हैं उनसे दूर रहे। यानी कि कोई एक होता है कि हमें ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, तो इस तरह की बातों से दूर रहे, यानी कि स्वच्छंद सृजन कह सकते हैं रेणु जी। ऐसा इन्होंने किया। तो इनकी कृतियां अंग्रेजी और कश्मीरी भाषा में भी हैं, और उनका मतलब अनुवाद किया गया। जी, उनका अनुवाद भी इन्होंने किया है। आपके विशिष्ट साहित्यिक जीवन में आपको कई पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित किया, जैसा हम बता चुके हैं। व्यक्तिगत, सामाजिक और विश्व स्तर पर बिलगांव, अस्तित्वमूलक, दुविधा और मानवीय असमंजस साहित्यकार रहमान राही के मुख्य विषय रहे हैं। और मतलब बिल्कुल अस्तित्व से जुड़कर आपने बात की है, कहीं से भी ऐसी नहीं है दिखावेबाजी वाली बात है। जब गुटबाजी में कोई नहीं रहता है तो जाहिर है कि वो आज़ाद है, और उसको जो दिल तक पहुंचता है वो उसको अपनी कलम से कागज पर उतार देता है और हम तक पहुंचा देते हैं। जी, और उस पर कश्मीर के नज़ारे, क्या बात है, और वो हम तक पहुंचा देते हैं। आपकी कविता परछाइयाँ इसी की एक मिसाल है। और अगर प्रमुख कृतियों की बात करें तो सनावानी साज ये कविता है, समन्वय साज, अब नवरोज़े सबा हमने जैसे पहले ही कहा, और आगे है कलाम राही, और शार शिनौसी, और बाबा फरीद अनुवाद हुआ, पाउस्टस अनुवाद, और सबाए मुलाकात है आपकी कृतियां। इस तरह की और भी कृतियां हैं, लेकिन ये कुछ खास हैं जो आपने बताई जी। और अब परछाइयाँ जिसकी बात हमने की, तो इनकी कुछ एक पंक्तियां हैं। जी, लिखते हैं कि अपनी नियति से जिरह और अमरता की आशा करना छोड़ दो, अगर जुटा सको थोड़े से पल तो उन्हीं में रम जाओ। क्या बात। बस्ती की जिस राह चलते रहे वो धंस गई घने जंगलों में, जिस तरह मेरे आस्था कवच को भेदा संदेहों ने। वाह। आंख खुलते ही मेरे सपनों को नजर लग गई, आंख खुलते ही मेरे सपनों को नजर लग गई, तमाम उमगते तरुण सीने झुलस कर हो गए वीरान। देखो तो दिखेगा आसपास उफनता मेला, हाथ आएगा बस ख्याल एक आधा, और अकेला एक कौआ उजाड़ में। जी, और आगे लिखते हैं कि कभी मुझे चाह थी चांद तारे गढ़ने की, अब सिर खपा रहा हूँ कि खुद को कोई नाम तो दे दूं। क्या बात है, अब सिर खपा रहा हूँ कि खुद को कोई नाम तो दे दूं। वाह। जी, यानी कि जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। सारे विश्वास पठार की मुरझाई हरियाली जैसे हैं, सारा चैतन्य एक क्रुद्ध सांप जैसा है। वाह। और फिर दो पंक्तियां जो हमने शुरू में कही थी, फिर से मन करता है कह दे। कैसा है नाव का खेना ये, कहाँ तो किनारा है, दिशा हारा भटकती रही नाव अंधियारे में। तो कह सकते हैं कि मिट्टी से जुड़ी हुई ये कविताएं, रचनाएं आपकी, और बहुत बड़े आलोचक भी आप रहे, और अभी आप हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। और एक लंबी आयु आपने पाई है, और इसी तरह से आप और आगे जीते रहें, अच्छा लगता है। और
खास बात जो है, एक बार फिर से बधाई की बात आती है कि कश्मीर के पहले हैं जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक बार फिर ढेर सारी बधाई, और चलते हैं फिर से एक वहां का कोई गीत सुनते हैं। फिर जरा जरा महकेगा खुशबू के मौसम आएंगे, फिर चिनार की शाखों पे पंछी घर अपना बनाएंगे। इन राहों से जाने वाले फिर लौट के वापस आएंगे, फिर जन्नत की गलियों में सब लोग ये नगमा गाएंगे। रिंद पोशमाल गिंदने द्राय लोलो, रिंद पुष्पाल गिंदने जाए लोलो, रिंद पुष्पाल गिंदने जाए लोलो। सरगम के मीठे मीठे सुर घोलो, रिंद पुष्पाल गिंदने जाए लोलो। हे आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो मेरे संग संग बोलो, हे रिंद पोशमाल गिंदने जाए लोलो। हे आया हूँ मैं प्यार का ये नगमा सुनाने, सारी दुनिया को एक सुर में सजाने, सबके दिलों से नफरत को मिटाने। आओ यारो
फुहार, पतझड़ में भी सुनाए बहार, संगीत को न रोके दीवार, संगीत जाए सरहद के पार। ओ संगीत माने ना धर्म जात, संगीत से जुड़ी कायनात, संगीत की ना कोई जुबान, संगीत में है गीता कुरान, संगीत में है अल्लाह और राम, संगीत में है दुनिया तमाम। संगीत माने न धर्म जात, संगीत से जुड़ी कायनात, संगीत की न कोई जुबान, संगीत में है गीता कुरान, संगीत में है अल्लाह और राम, संगीत में है दुनिया तमाम। तूफानों का भी रुख मोड़ता है संगीत, टूटे दिल को जोड़ता वाह, ये बात बिल्कुल सही है ना संगीता की। संगीत की जैसे कोई सरहद नहीं होती, वैसे ही साहित्य की भी नहीं होती, और ऐसा ही रहमान राही जी का विचार भी था और उन्होंने अपनी रचनाओं से ऐसा दिखा भी दिया है ना जी। और गीत भी कुछ ऐसा ही हमने सुना। बिल्कुल। और अब हमें चूंकि नेत्री कार्यक्रम सुनवाना है अपनी सखियों को, और ये है कार्यक्रम शाइना एनसी ने इसे प्रस्तुत किया है कार्यक्रम को, और इसमें आज हम बात कर रहे हैं सांसद डॉक्टर हिना गावित की। जी। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर तो कभी साइंटिस्ट, कभी इंजीनियर और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली। लेकिन आज भी कई जगह समाज में उनकी भूमिका और उनकी बलिदान को नजरअंदाज करते आए। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती है। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपना पहचान बनाने वाली महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हिना गावित, जो कि नंदुरबार महाराष्ट्र के लोकसभा सांसद हैं। चर्चा शुरू करने से पहले इनकी जीवन के सफर की एक झलक। महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला एक आदिवासी इलाका है। यहीं पर एक आदिवासी परिवार में 28 जून 1987 को हिना गावित का जन्म हुआ। पिता विजय कुमार कृष्ण राव और मां कुमुदनी विजय कुमार राव। पिता जो कि एनसीपी में नेता और राज्य में मंत्री थे। हिना गावित ने MBBS और फिर जनरल मेडिसिन में MD किया और LLB की पढ़ाई कर चुकी हैं। हिना गावित राजनीति में आने से पहले एक समाज सेविका थी। इनके काम को देखते हुए लोगों ने हिना को राजनीति में आने की सलाह दी। बस फिर क्या था, लोगों की ये बात हिना के दिमाग में उतर गई और उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला कर लिया। हिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी प्रभावित थी, जिसके चलते उन्होंने बीजेपी में जाने का फैसला किया। हिना को इस फैसले में घर वालों का साथ तो मिला, लेकिन पिता को एनसीपी छोड़नी पड़ी। साल 2014 में हिना गावित ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर सबसे कम उम्र की सांसद बन गई। मेरे क्षेत्र में मैं वैसे तो नंदुरबार में ही रहती हूँ, तो मेरे क्षेत्र में हर रोज़ कोई ना कोई ब्लॉक में जाके वहाँ पे विजिट करती हूँ। तो मेरा हर रोज़ ऐसा एक शेड्यूल बना रहता है कि आज अगर थड़गांव आई हूँ तो कल कोई और ब्लॉक में जाऊँगी, परसों कोई और ब्लॉक में जाऊँगी। हिना जब दिल्ली में न होकर अपने क्षेत्र में होती हैं, तो सुबह से रात तक जनता के बीच काम करती हैं। दीदी हमेशा से जब भी घर पे आते हैं MP बनने के बाद, तो दीदी हमेशा लोगों के बारे में सोचते हैं कि यहाँ पे क्या कमी है, या ये गांव को क्या देना चाहिए, या ये जो फैमिलीज हैं इनको कैसे हेल्प करना चाहिए। जब से मैडम यहाँ पर आई है
तो हर लेडीज की समस्या दूर हुई है, हर लेडीज तक मैडम पहुंची है, हर लेडीज के घर में रोशनी मैडम ने की है, हर लेडीज को गैस दिया है। जो लेडीज को बीमारियां होती थी लकड़ी जलाने से फुफ्फुस में, वो मैडम के आने से बहुत सारी लेडीज की मतलब समस्याएं दूर हुई है। नंदुरबार में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां आना जाना बहुत कठिन है। रास्ते संकरे, पथरीले और पहाड़ों के बीच से जाते हैं, लेकिन हिना जनता से मिलने, उनका हाल जानने कहीं भी पहुंच जाती हैं। डॉक्टर हिना गावित का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उनसे जानते हैं कि उनकी कहानी क्या है। नमस्कार हिना जी। नमस्कार। बहुत गर्व होता है कि इतने कम उम्र में और 16th लोकसभा में आप सबसे कम उम्र के सांसद थे। एक तरफ एमडी, एमबीबीएस, दूसरे तरफ एलएलबी और यहाँ राजनीति। क्या रहा है इस सफर का? मैं एक आदिवासी क्षेत्र से आती हूँ और नंदुरबार में मेरा स्कूलिंग हुआ है। तो जब मैं स्कूलिंग कर रही थी, नंदुरबार एक आदिवासी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में बहुत सारे हेल्थ के अलग अलग विषयों के प्रॉब्लम्स हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। तो मैंने बचपन में ये तय किया था कि मुझे डॉक्टर बन के इस आदिवासी क्षेत्र के लिए कुछ करना है और फिर मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनने के बाद मैंने कई हेल्थ कैंप्स लिए और हेल्थ कैंप्स जब मैं ले रही थी तो मुझे हेल्थ के साथ साथ कई सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी हमारे क्षेत्र के सामने आने लगे। तो उस समय मैंने ये तय किया कि मुझे इन सब प्रॉब्लम्स को भी अगर सॉल्व करें तो मैं केवल डॉक्टर रह के ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकती, मुझे राजनीति ज्वाइन करके कुछ इन लोगों के लिए अगर करना है तो पॉलिटिक्स में आना होगा। और तब मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे संसद का चुनाव लड़ना है। तो आपने बीजेपी अचानक से सिर्फ इलेक्शन के पहले ज्वाइन करने का फैसला कैसे लिया? मैं 5 साल मैंने हेल्थ के काफ़ी कैंप्स नंदुरबार जिले में लिए और जब इन हेल्थ कैंप्स के माध्यम से मैं अलग अलग गांव में घूमती थी, वहां जाती थी, तो वहां के प्रॉब्लम सामने आने लगे। हमारा जो नंदुरबार जिला है वो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है। तो हमने जैसे यहाँ आदिवासी क्षेत्र है वैसे गुजरात का जो हमारा लगा हुआ जो क्षेत्र है वो भी आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स वहाँ नहीं थे। जो प्रॉब्लम्स हम महाराष्ट्र के हमारे इस ट्राइबल एरिया में देखते थे वो उस ट्राइबल एरिया में नहीं है। तो क्यों नहीं है इसके बारे में मैं सोचती थी। उस समय मोदी जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और मोदी जी ने कुछ बहुत अच्छी योजनाएं उन आदिवासी लोगों के लिए उस क्षेत्र में की थी और वो सब देख के मैं बहुत प्रभावित हुई थी। तो मुझे ये लगता था कि मेरे क्षेत्र में भी ऐसी योजनाएं आनी चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में मुझे काम करने की इच्छा तैयार हुई और मैंने ये तय किया कि मैं मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी में काम करना पसंद करूंगी। मेरी माँ और मेरी छोटी बहन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम करना चाहती हो तो तुम करो, हम आपके साथ है। और क्योंकि मैंने 5 साल जो नंदुरबार जिले में हेल्थ सेक्टर में काम किया था तो बहुत सारे लोग 5 साल में मेरे से जुड़े और वो आके मुझे बोलते थे कि दीदी आप ये चुनाव लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। ग्रामीण क्षेत्र में और खास तौर से आदिवासी क्षेत्र में क्या ऐसे योजनाओं से आप जीते हैं जहां आपको लगता है कि जमीनी स्तर पे आप कुछ कर सकें और केंद्र सरकार की कहां आपको मदद पड़ी है? यहाँ आदिवासी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जब मैं जीती थी उस समय मेरे क्षेत्र में करीब करीब ऐसे 750 से 800 गांव और पाड़े, अभी हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र में एक गांव अगर हम कहते हैं तो छोटे छोटे पाड़े रहते हैं, 10-15 घर एक जगह पे। तो ऐसे करीब करीब 700 से 800 पाड़े और 86 रेवेन्यू गांव ऐसे थे जहां बिल्कुल बिजली नहीं थी। हमारे केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना, हर घर बिजली सौभाग्य योजना के माध्यम से हमने करीब करीब इन 1 लाख 1.5 लाख घरों को बिजली देने का काम ये पिछले 5 साल में हमने किया। आज मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इन आदिवासी गांव में जाती हूँ जहां रात के टाइम पहले जाते थे तो कभी लाइट नहीं होती थी, आज उन सभी घरों में लाइट्स पहुंच गए हैं। लाइट्स पहुंचने से उनका पूरा जीवन ये बदल गया है।
हीना जी, इस बार तो आपके भाषण को लेके आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी बहुत तारीफ की, तो क्या कहा था आपने पार्लियामेंट में? आप उन दर्शकों को बताएं जो महिला है और खास तौर से युवा है और आपके जैसे नेत्री बनना चाहते हैं। मैंने राष्ट्रपति अभिभाषण पे मुझे बोलने का मौका मिला था और मैंने ये कहा कि ऐसे गांव, पाड़े, बस्तियां हमारे नंदुरबार जिले में थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। ये केवल मोदी जी की योजनाओं के कारण आज वहां बिजली पहुंची है। वो लोग अंधेरे में जीते थे, कभी किसी ने कोई कंप्लेंट तक नहीं की, लेकिन आज मोदी जी ये जो योजना लेके आए, इसके कारण आज करीब करीब 1.5 लाख लोगों के घरों में बिजली पहुंच गई है। आज ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी और चूल्हे पे खाना बनाने से उनके तबीयत खराब रहती थी। उनको बारिश के 3 महीने पहले, बारिश शुरू होने के 3 महीने पहले उन्हें पूरे जंगल में घूम के लकड़ियां इकट्ठा करनी पड़ती थी। तो ये एक उनका लाइफस्टाइल ही बन गया था कि बस अभी बारिश का मौसम आएगा तो हमको उस सीजन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करनी है। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई, ये उज्ज्वला योजना में हमने हमारे नंदुरबार जिले में, मेरे संसदीय क्षेत्र में 1.5 लाख हमने महिलाओं को गैस कनेक्शंस उनको दिए, जिसके कारण आज उनके घर में धूल नहीं है, मतलब धुआं वहां अभी होता नहीं है। एक क्लीन एनर्जी उनको मिल रही है। और तो ऐसी कई सारी योजनाएं हमने जो हमारे जिले में की। मैंने एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया था मेरे भाषण में, मैं आपको भी यहाँ बताना चाहूंगी। बिल्कुल कि मैं जब आरोग्य के कैंप लेती थी, हेल्थ कैंप्स जब मेरे क्षेत्र में लेती थी, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको हमने ऑपरेट किया था फ्री हेल्थ कैंप में। तो वो मुझे मिलने आए जब हम रिव्यू कैंप के लिए गए, सब पेशेंट्स का रिव्यू करना था। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी, आपके इस कैंप के कारण मेरे दोनों आंखों के ऑपरेशंस हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आइए। तो ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र था और पहाड़ी क्षेत्र में हमने ये कैंप लिया था। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, हमारा ये कैंप जैसे ही खत्म होता है आप मेरे साथ मेरे गाड़ी में चलिए और हम आपको आपके गाँव तक हम आते हैं। तो वहाँ एक जगह जाके उन्होंने गाड़ी रोकने को कहा। उन्होंने कहा कि हाँ बस यहीं रोक दीजिए, अभी हमारा गांव आ गया है, और आसपास कुछ नहीं था। तो मैंने उनको कहा कि बाबा यहाँ तो कुछ है नहीं, आपका गांव कहाँ है? तो उन्होंने बोला दीदी आप उतरो, मेरे साथ चलो। और वो पहाड़ के बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे मुझे लेके गए और वहां नीचे वैली में उनका गांव था। तो उनके गांव में जाने के लिए रोड नहीं था। वो देखने के बाद मैंने जब सांसद बनने का निर्णय लिया और चुनाव में खड़ी रही, तो मैंने ये तय किया था कि पहला काम जीतने के बाद मैं ये करूंगी कि वो बाबा के गांव तक मुझे रोड बनवाना है। और ये रोड हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहला ये रोड हमारा बना। तो ऐसी चीजें हमारे क्षेत्र में हुई है जो इतने सालों में नहीं हुई। तो ये सब मोदी जी के कारण ही पॉसिबल हुआ है। हीना जी, कहा जाता है कि आप जब पहली बार सांसद बने तो आपको पता भी नहीं था, आप एमडी के एग्जाम लिख रहे थे और बाहर मीडिया आई तब आपको पता चला कि आप 1 लाख के मार्जिन से जीत के आए हैं। कैसा लगा तब? जी, मैं जिस समय मैंने चुनाव लड़ने का तय किया, मेरा एमडी का कोर्स चल रहा था। 3 साल का हमारा एकेडमिक कोर्स होता है और उसके बाद एग्जाम्स होते हैं। तो मेरा एकेडमिक का कोर्स पूरा हो गया था और हमें एग्जाम के लिए 3 महीने पीएल प्रिपरेटरी लीव मिलती है। तो प्रिपरेटरी लीव के दौरान मैंने कैंपेन किया था, इलेक्शन कैंपेन। और इलेक्शन का हमारा वोटिंग पहले हुआ और 15 दिन बाद एमडी के पेपर्स थे। तो शुरुआत से ही मैं बहुत ही मतलब पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट करने वालों में से, हमेशा बिल्कुल हमेशा एकदम टॉपर रहने वालों में से थी। तो बहुत सिंसियर पढ़ाई के मामले में। ये तो मतलब शुरुआत से मैंने ये तय नहीं किया था कि सांसद बनना है। ये तो आखिरी के कुछ महीनों में मुझे ऐसा लगा कि मुझको चुनाव लड़ना चाहिए। तो उस दौरान एग्जाम भी थी, इलेक्शन भी था। तो कैंपेन के टाइम पे मैं मेरे बुक्स कैरी करती थी गाड़ी में, और एक सभा होने के बाद दूसरे जगह ट्रैवल करते टाइम बिल्कुल मैं बुक से आई यूज्ड टू फ्लिप थ्रू पेपर्स। इस तरह से मेरा अभ्यास भी चलता था और कैंपेन भी चलता था। तो जैसे मेरा वोटिंग खत्म हुआ, उसी दिन शाम को मैंने मेरा बैग
पैक किया और मैं मुंबई चली गई और 15 दिन पूरे 22 घंटे बैठ के पढ़ाई करती थी। दोपहर में 1 घंटा सोती थी, रात को 1 घंटा। और मैंने ये सोचा कि सांसद का जो एग्जाम मतलब इलेक्शन जो था वो तो सबके साथ मिलके सबने मदद किया, कैंपेन किया जीतने के लिए, लेकिन एमडी का पेपर तो मुझे खुद लिखना है, तो मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि मेरे बीच में 2 महीने बिल्कुल कैंपेन में चले गए थे। तो जब एमडी का एग्ज़ाम था, एमडी का जिस दिन पेपर था मेरा, उसी दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे और मैंने उस दिन ये नहीं सोचा कि आज मेरा रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, मैंने ये टेंशन नहीं लिया। मैंने ये सोचा कि आज मेरा पेपर है, मेरा पेपर अच्छा जाना चाहिए और मैं बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से पेपर लिखने गई। और जब पेपर लिख कर बाहर आई तो मीडिया पूरे मेरे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़ी थी और उन्होंने मुझे पूछा, मैडम आप जीत गए हो, 1 लाख के वोटों से आप जीते हो, आपको कैसा लग रहा है? तब मुझे पता चला कि मैं इलेक्शन जीती हूँ। तब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो कहीं ना कहीं आपको ये अंदाज हुआ कि वोटर जो है बहुत सोच समझ के वोट देता है। बिल्कुल। और मोदी जी की लहर शायद 2014 में रहा, लेकिन 2019 में आप 2 लाख के मार्जिन से जीत के आए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका काम और काम के माध्यम से लोगों के जीवन में जो हित, आपने कौन से ऐसे योजनाएं को लेके आपको लगता है हेल्थ सेक्टर में काम करना एक तरफ होता है, लेकिन दूसरे तरफ आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं को कुपोषण को लेके, मैल न्यूट्रिशन को लेके बहुत बड़ा सवाल उठता है? बिल्कुल, कुपोषण, ये जब हम नंदुरबार का नाम लेते हैं तो कुपोषण ये सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले आती है। और मैं खुद डॉक्टर होने के नाते मैंने ये तय किया था कुछ प्रायोरिटीज जो मुझे काम करना है जिन सेक्टर्स में, उसमें सबसे पहला था हेल्थ और उसमें भी कुपोषण। तो कुपोषण दूर करने के लिए या कुपोषण मिटाने के लिए भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सही तरीके से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, वो बच्चे तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए मैं रेगुलर फॉलोअप मीटिंग्स लेती थी। हमारे डिस्ट्रिक्ट की सभी एडमिनिस्ट्रेशन हो, समाज में लोगों में इसके प्रति एक अवेयरनेस, एक जन जागृति का काम, ये भी मैं इन 5 सालों में मैंने किया। क्योंकि क्या है, आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं रेगुलर प्रेग्नेंट होने के बाद ANC चेकअप्स के लिए नहीं जाती, हीमोग्लोबिन चेक नहीं करते और कई बार डिलीवरीज भी घर पे ही कर लेते हैं। तो ऐसे में कुपोषित अगर बालक है तो वो जल्दी पता नहीं चलता और बहुत सीरियस होने के बाद आते हैं। तो हमने महिला बाल विकास की जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, हेल्थ डिपार्टमेंट की जो योजनाएं हैं प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों के लिए, ये योजनाएं हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, महिलाओं तक और उनके बच्चों तक पहुंचाने का काम किया। इसका रिजल्ट ये हमको आया कि अभी NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का अभी 2 महीने पहले उसका रिपोर्ट आया है। नंदुरबार का परफॉर्मेंस ये सबसे अच्छा, आज देश में जो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें कुपोषण में हमारी डिस्ट्रिक्ट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। मैं आपको जरूर पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ MBBS, एक तरफ MD और फिर LLB, ये करने की आवश्यकता है? आप पढ़ाई कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं या दोनों? मैंने ये जैसे मैंने आपको कहा कि मैं हमेशा टॉपर रही हूँ। जिस किसी क्षेत्र में मैं काम करती हूँ मैं मेरा बेस्ट देना पसंद करती हूँ। तो जब MD होने के बाद, सांसद बनने के बाद पार्लियामेंट में मैं पहली बार गई तो वहाँ की जो पूरी वर्किंग लैंग्वेज थी या कामकाज चलता था तो वो मुझे बहुत समझ में नहीं आता था। जैसे येस को आइस क्यों बोलते हैं, नो को नोस क्यों बोलते हैं, ये अमेंडमेंट क्या है, मोशन मूव करना क्या है। तो मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मम्मी मैं अभी MP तो बन गई लेकिन मैं काम कैसे करूंगी, ये सब तो मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरी मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि बेटा आपको अगर अच्छा MP बनना है, अगर आपको अच्छी तरीके से आपका रोल अदा करना है तो आप LLB करिए। और मैंने LLB में एडमिशन लिया और LLB भी पास करके आज मैं मेरा बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। और अंत में मैं ज़रूर एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप एक युवा नेत्री हैं, शादीशुदा नहीं, क्या आपको लगता है आज समाज में आपके प्रति जो महिला आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको प्रेरणा मिल रहा है और उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो आपको लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है तो वो क्या है?
मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने इस क्षेत्र में आना चाहिए। मैं खुद ये मानती हूँ कि महिलाएं बहुत ही सिंसियर होती है, जो भी काम करती है उसमें वो उनका पूरा 100% देके वो चीज़ परफेक्ट, अगर हम हमारे घर से शुरू करें तो हमारी मम्मी अगर खाना बना रही है तो वो परफेक्ट, उसमें मसाले परफेक्ट होंगे, उसमें नमक परफेक्ट होगा, मतलब हर चीज़ परफेक्ट होती है। तो महिला इस क्षेत्र में भी आने के बाद वो एकदम अच्छी राजनेता बन सकती है और हमको महिलाओं को और ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। वो ग्राम स्तर से लेके लोकसभा तक ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने इसमें सहभाग लेना चाहिए, ये मैं समझती हूँ। आज पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन माना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी महिलाएं आज इस फील्ड में अच्छा कर रही है, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रोत्साहन देके उनको भी आगे लाने का काम उन्होंने करना चाहिए। लेकिन वो कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पहले एक जमाना था जब अगर महिला सरपंच बनती है तो उसका पति वहां काम करेगा और उसका सिर्फ नाम होगा और उसका सिर्फ साइन होगा। लेकिन आज पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी युवतियां, पढ़ी लिखी महिलाएं आगे आ रही है और वो खुद जो उस पद पे आज है वो खुद उनका काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक चेंज आज हमको समाज में देखने को मिल रहा है और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। और जो महिला राजनीति से डरती है, आप उनको संक्षेप में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही बोलूँगी कि वो अगर उनकी इच्छा शक्ति है कि उनको कुछ करना है तो उनको वो चीज़ करनी चाहिए, लेकिन पूरा उनका जो डेडिकेशन है वो उनको कभी भी उससे दूर हटना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स तय किए हैं तो उस पे उन्होंने आगे आके काम करना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं हैं जो उनको सपोर्ट कर सकती है, सिर्फ पहला कदम उन्होंने उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हीना गावित, जो ना सिर्फ एक नेत्री है लेकिन एक अभ्यासी नेत्री है। सांसद डॉक्टर हीना गावित, जो इस पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद और उनसे जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे, नमस्कार। भाई, ये तो प्रेरणादायक जो बात है, ये हम सब के लिए एक विचारणीय विषय है कि किस तरह से क्या हम पहुंच सकते हैं राजनीति में, जिसको कि एक बड़ा अजीब सा माना जाता है क्षेत्र, जहां की लगता है कि आप कहीं ना कहीं परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हिना जी की बात से ऐसा लगता है कि अगर आप हट जा सकती है। हाँ बिल्कुल, यानी कि जब भी आप में कोई जिजीविषा हो, काम करने की इच्छा हो, आपकी संकल्प शक्ति है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम हमने सुना शाइना एनसी के साथ। अब हम गीत अपनी सखियों के साथ सुनते हैं। पिया
पर नाचे, मोरा मन झूमे पिया तोरी डगर झूमे पिया, आजा घर आजा, हो रे छनन घुंघर बाजे, मोरा मन झूमे पिया तोरी डगर झूमे पिया, आजा घर आजा, आजा क्या बात है संगीता, बहुत सुंदर गीत जी। फिल्म का नाम गंगा जमुना। नहीं, गंगा जमुना नदियां हैं वैसे तो कहने के लिए, हाँ। लेकिन जीवनदायी हैं ये, है ना। एक जमाने में तो इन्हीं का पानी पिया जाता था और ये हमारे जीवन का सहारा है। व्यापार भी यहीं से हुआ करता था। बिल्कुल जी। तो ये माध्यम है और ऐसे ही प्रकृति जो है वो हमारे साथ साथ चलती है। और वैसे भी अगर कहीं देखा जाए जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं साथ में एक नदी बहती रहती है जी। जैसे कि अगर आप इधर कश्मीर की तरफ जाएंगे और या करगिल लेह की तरफ तो आपको बराबर सिंधु नदी मिलेगी। वहीं अगर आप गैंगटॉक की तरफ जाते हैं तो तिस्ता नदी शायद जाती है साथ में। असम वगैरह की तरफ जी बहुत है, बहुत ही सुंदर वादियां हैं वहाँ की। बिल्कुल। तो ये जो है प्रकृति हमारे साथ साथ है, या यूं कहें कि हमें प्रकृति के साथ रहना चाहिए। वो तो हमारा साथ दे रही है, पता नहीं हम नहीं निभा पा रहे हैं। बिल्कुल। और इसीलिए शायद विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आज मनाया जा रहा है ना। हाँ, बड़े ही मतलब ये तो गंभीर समस्या आजकल है जिसकी ओर ध्यान आकर्षित हमेशा कराया जाता है। तो संरक्षण दिवस प्रकृति का इसी माने के लिए मनाया जाता है, जागरूकता बढ़ाने के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और कुछ चीजें जो मानव जीवन और पृथ्वी पर जीने के लिए बहुत ही जरूरी हैं रेणु जी, जैसे कि हवा, पानी और मिट्टी, पेड़ पौधे, तो इनकी आपूर्ति भी पृथ्वी से ही होती है। लेकिन ये चीजें जो है वो बड़ी ही सीमित मात्रा में हैं। ये कब हम समझेंगे, ये एक सवाल है। हाँ, सीमित मात्रा वैसे तो हमें लगता है अथाह है सब कुछ। हाँ। लेकिन फिर भी अगर अथाह है तो इसका मतलब नहीं कि हम उसका दोहन करें। कुछ ना कुछ संकल्प जरूर लें। ये दिन इसलिए आता है कि हम सोचें और इनके महत्व को समझें। और पृथ्वी पर विलुप्त हो रहे जीव जंतु वनस्पति, ये सब चीज जो है विलुप्त ही हो रहे हैं। और बहुत सारे तो विलुप्त हो चुके हैं, कुछ विलुप्त प्राय हैं। तो ये चिंता की बात है, क्योंकि हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि कितनी प्रजातियां थी और अब बाकी कहाँ चली गई। कहीं ना कहीं तो हम जिम्मेदार हैं, है ना। तो ऐसे ही समुद्री जीवों की भी अगर बात करें तो ऐसी ही संपदा जो है वो हम कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही के कारण गंवाते जा रहे हैं जी। तो इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सोचें कि ये चीज़ गायब हो गई, ये खत्म हो गई तो क्या हो गया, ऐसा नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी इनसे जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं हमारे जीवन को ये प्रभावित करती हैं और करेंगी भी। तो ये जो है ना हमारे, बल्कि कहना चाहिए जीवन का स्रोत है। हाँ, तो एक इनके लिए पर्यावरण की जरूरत होती है, तो ये कह सकते हैं कि ये उनके अनुकूल नहीं है। तो यही वजह है शायद इन सब बातों की। तापमान में जो आजकल देखा गया है कि बहुत तेजी से बदलाव है और इस बारे में कई बार ध्यान भी आकर्षित कराया जाता है। तो कई बार तो बहुत भीषण गर्मी हो जाती है, कहीं बहुत बारिश हो जाती है। कभी ये भी देखा गया है कि ग्लेशियर जो होते हैं वो कितनी मतलब बहुत ही भयावह कह सकते हैं कि ऐसा दृश्य होता है कि पिघलते रहते हैं। कहीं जल स्रोत जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और जीवनदायी होते हैं वो भी देखते हैं कि सिकुड़ते चले जाते हैं। जी हाँ। और जिसकी एक वजह तो ये कह सकते हैं कि जनसंख्या भी है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना ही चाहिए। और यही शायद वजह है कि हम ध्यान नहीं देते, इस वजह से प्रदूषण वगैरह है जो, यानी कि ये कह सकते हैं कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो जाहिर है कि हम दोहन भी बढ़ ही जाता है, क्योंकि हमें अपने जीवन के लिए कहीं ना कहीं इनकी जरूरत पड़ती है और हम उनसे लेते रहते हैं। हाँ। और हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथी लिख रहे हैं कि जैसे कि हमने कहा कि बहुत सीमित है, इनके संरक्षण से पृथ्वी की प्राकृतिक सुंदरता का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। और ये दिवस आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है कि हम किस प्रकार प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और इसके संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। भावी पीढ़ियों के हित के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बातें करें और कुछ करें नहीं, है ना। क्योंकि प्रकृति तो कुछ नहीं कहेगी पर वो देती रहेगी जब तक उसके पास है। हमारी प्रकृति एक चक्र की तरह बनी हुई है जिसमें
में एक भी कड़ी हटा ले तो पूरा चक्र प्रभावित होगा और ये चक्र की कड़ियां टूटने लगेंगी तो एक भी पक्षी, प्राणी, वनस्पति की जाति भी बहुत महत्व रखते हैं। यानी कि वो अगर एक भी कड़ी गई तो समझो कि सब नष्ट हो रहा है। जी जी, है ना। तो ये सब है और अपने आप में अलग अलग गुण रखते हैं। तो उसमें से एक गुण की वनस्पति अगर प्रजाति चली गई तो हमें वो गुण से भी हाथ धोना पड़ेगा। अगर मानव नहीं है तो भी प्रकृति रहेगी, अगर प्रकृति नहीं होगी तो मानव की कोई संभावना नहीं रहेगी। जी जी। ये लाइन हमारे साथी ने बहुत महत्वपूर्ण लिख कर भेजी है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें प्रकृति को बचाना है, हम ये नहीं सोचते कि अगर प्रकृति है तो ही हम बचेंगे, प्रकृति नहीं रहेगी तो हमारा जीवन असंभव है। लेकिन अगर इंसान नहीं रहेगा तो प्रकृति को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जो चक्र की बात इन्होंने की है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा ही अच्छा मैं समझती हूँ कि उदाहरण ये हो सकता है कि जो ओजोन परतें होती हैं वो सभी को एक तरह से संरक्षण प्रदान करती हैं, तो उनमें भी अब खतरे जो है वो मंडरा रहे हैं और इसका एहसास करना भी बहुत जरूरी है। शायद इसी वजह से ध्यान आकर्षित करवाया जाता है, इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं या दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि हम इसे समझते कितना है और अपनी तरफ से हम क्या कदम उठा सकते हैं और कितना प्रभावी कदम उठा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह है तो वो भी प्रभावित होता है, पेड़ अगर कट रहे हैं तो सांस से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, समस्याएं हैं जी। और एक तरह से कह सकते हैं कि प्रकृति का तो नुकसान होता ही है, जैसे जल है, जंगल है, तो ये सब चीजों का तो नुकसान होता ही होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रभावी कदम की जब बात होती है तो जो हमारी जीवन शैली है उसमें रोजमर्रा की जिंदगी में साथियों हम वैसे तो अक्सर बात करते हैं संगीता, है ना, कि भाई जहाँ जरूरत नहीं है आप एसी न चलाएं, ऐसे ही जैसे कि फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, उसका कम से कम प्रयोग करें। नहीं तो अगर 4 भाई घर में रह रहे हैं तो 4 रेफ्रिजरेटर रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप लंबी जिंदगी चाहते हैं या स्वस्थ जीवन चाहते हैं? तो ये सब चीजें हमें तय करनी होगी और उसके हिसाब से अपनी जो भी जरूरतें हैं उनमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना ही होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन अभी तो कोरोना काल ने बता दिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और इनसे जो बड़ी खतरनाक एक तरह की गैसें निकलती हैं जो गर्म होती, गर्म हवा भी होती है, तो उससे भी पर्यावरण बड़ा दूषित हो जाता है। साथ ही साथ एक नजरिया होना चाहिए कि हम क्या प्लास्टिक बैग्स जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी जगह कपड़ों का और कागज का बैग नहीं इस्तेमाल कर सकते क्या? तो इस पर अगर हम कोशिश करें तो जरूर कर सकते हैं। और जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है वो भी कई बार कीटाणुनाशक इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे बहुत ज्यादा उसका क्षय भी हो सकता है, कह सकते हैं, अगर पेड़ न लगाया गया। और साथ ही साथ मिट्टी जो है उसकी उर्वरकता भी प्रभावित होती है। तो वही जो फल सब्जियां उगती हैं वही हम खाते हैं तो उससे स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। बिल्कुल। तो इस तरह से कपड़े के हम अगर बैग इस्तेमाल करें, थैले लेकर चलें घर से, तो जाहिर है कि हमारे पास भी बहुत सारे कचरे नहीं होंगे। और एक थैला जो है वो जब आप 2-3 रख लीजिए, उसको बार बार धोकर हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसी तरह से कागज भी कम से कम अगर हम प्रयोग में लाएं तो ज्यादा अच्छा है। आराम से हम जो टिश्यू पेपर की तरह से फटाफट उसको प्रयोग में लाते हैं, जहां एक कागज से काम हो सकता है हम 4-5 एक साथ निकालते जाते हैं। तो कुछ इन सारी चीजों पर पाबंदी लगाएं, लेकिन फिलहाल हम गानों पर तो पाबंदी नहीं लगा सकते ना संगीता जी। मेघा
मेघा रे मेघा मेघ ही मेघ है सब तरफ आजकल तो। ये बात तो है। हाँ। तो मेघ तो है, लेकिन जो जमीन पे पानी छोड़ जाते हैं उनका क्या? जी, तो बारिश में जो सावधानियां हैं उस तरफ हमारा इशारा है रेणु जी। तो पैदल चलते चलते दिन में या रात में जहां भी पानी भरा रहे तो आप उससे सावधान जरूर रहें। और साथ ही साथ जब कई बार ऐसा होता है कि जल जमाव जहाँ होता है वहां पता ही नहीं चलता है कि यहाँ जल जमाव भी हो सकता है। देखो हमारे साथी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बरसात का मौसम सुहाना होता है लेकिन अपने साथ परेशानियां लेकर आता है। स्वास्थ्य के साथ साथ बाहरी माहौल में भी मुसीबत बढ़ने लगती है, जैसे अभी तुम कह रही हो ना। तो ये भी लिखती हैं कि सड़कों पर गड्ढे हो जाते हैं जिससे परिवहन में बाधा उत्पन्न हो जाती है, दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हमारे चारों ओर बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे वर्षा जनित रोग होने की संभावनाएं होती हैं। इनसे हमें सावधान रहना चाहिए और रुके पानी की निकासी करना या संभव न हो निकासी तो उसमें मिट्टी का तेल या अन्य तेल डालना एक अच्छा उपाय है। भाई ये भी तो स्वास्थ्य से जुड़ी बात हो गई, लेकिन जो पानी जमा रहता है अगर आप उसके बगल से निकल रहे हैं, पैदल हैं आप और बगल से कोई मोटरसाइकिल या कोई दुपहिया वाहन या चार पहिया वाहन निकला, फिर आपका क्या हाल होता है ये आप बताइए जरा। है ना? सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं जी। तो और इसलिए आप जब खुद चले संगीता, वैसे तो पहली बात तो हम यहीं से कहते हैं कि खुद की सावधानी ज्यादा बेहतर है। तो अगर आप चल रहे हैं रास्ते में या चल रही हैं तो ध्यान रखें कि अगर कहीं पानी है लगा हुआ तो उससे थोड़ा दूर होकर चले, और अगर कोई वाहन आ रहा है तो आप बल्कि रुक जाएं उसके पहले कि ये पानी पार कर ले तब आप जाएं, क्योंकि जो छिट्टा उड़ेगा और जो बूंदें उड़ेंगी कीचड़ वाली वो आपके कपड़ों को गंदा कर सकती हैं, है ना। ये तो हो गई जो चल रहा है उसकी सावधानी के बाद। अब बात आती है जो वाहन चला रहा है उसकी। हाँ, तो जो वाहन चला रहे हैं उन्हें भी जरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बगल में लोग चलते हैं तो कई बार तो ऐसा देखा गया कि बड़ी तेजी से वाहन वो निकाल ले जाते हैं वहां से, जिससे पूरी तरह से छींटे पड़ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है रेणु जी कि जो वाहन चलाते हैं वो बड़ा धीरे से वहां से निकालते हैं। तो बेहतर यही है कि धीरे से ही जाएं ताकि जो चल रहे हैं उनके कपड़े कम से कम गंदे ना हो। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसी भी जगह होती है जहाँ जो पैदल हैं वो रुक नहीं पाते, और जैसे हमने कहा कि पैदल चलने वाले रुक जाएं, तो वैसे अगर आप वाहन चला रहे हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई गुजर रहा है और आपके चलने से बूंदें उड़ेंगी, कीचड़ उड़ेगा, तो आप रुक जाइए थोड़ी देर और लोगों को निकल जाने दीजिए। तो थोड़ा सा एक दूसरे का इस तरह से ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना। जी। और एक हमारे साथी भी लिखते हैं कि पैरों का खास ध्यान रखना पड़ता है, कैसी चप्पल पहने, चलने का तरीका भी आड़ा टेढ़ा करना पड़ता है, लेकिन कहा है पानी भरा है, कहाँ फिसलन है, कहाँ गाड़ी आ रही है, चलते समय ये ध्यान रखना होगा। आमतौर पर हम रहते हैं रोज जिस रास्ते से चलते हैं वो जाने पहचाने हो जाते हैं, फिर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोई घर की सीढ़ी हो, कहीं गिर जाए तो रास्ते अनजान हो, तो वहाँ जो है ना संभल कर कदम रखना चाहिए। तो इसलिए जैसे अगर आपके घर में कोई लॉन है, बालकनी है, तो आप ध्यान रखें कि कहीं उसमें कीचड़ आदि तो नहीं है या काई तो नहीं लग गई है। हाँ, घर में भी आंगन में भी लग जाती है जब, या गमलों के पास रहती है तो उनको साफ करना बड़ा जरूरी है। और इन्होंने जैसे बात कही रेणु जी कि जो जगह है जिनके बारे में हम जानते नहीं है तो वहां पर भी सावधानी बरतनी चाहिए। तो कई बार तो बरसात में ऐसा होता है या मौसम अच्छा होता है तो वाटरफॉल के पास लोग बड़ा जाना पसंद करते हैं, तो ये असावधानी अगर वहां हो जाए तो बड़ा ही खतरा जानलेवा हो सकता है। जी बिल्कुल। हाँ। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पत्थर में काई आदि लगी है वहां फिसलने की जहाँ संभावना है वहां बहुत संभल कर जाएं। और ये तो तुमने कहा झरने की जगह, लेकिन कहीं आपके घर के रास्ते आदि में भी ऐसा होता है कि आपकी सोसाइटी में या आप जहाँ आप रह रहे हैं वहां सड़कों पर भी इस तरह की काई हो सकती है, या पटरी पर चल रहे हैं तो हो सकती है। तो इस बात का ख्याल रखें। जी। और पानी का वेग भी कई बार बहुत ज्यादा होता है। हाँ। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर पहाड़ों से पानी उतर रहा है तो वहां अगर काई हो या ना हो तब भी फिसलने का खतरा तो रहता ही रहता है। और अगर थोड़ा हवा तेज है तो आप बारिश के दिनों में कहीं पेड़ के नीचे शरण न ले, क्योंकि हो सकता है पेड़ जर्जर हो या वहाँ की जमीन थोड़ी सी कमजोर होगी तो वो पेड़ गिर सकता है, या कोई बड़ी टहनी भी गिर सकती है आपके ऊपर, है ना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोग चढ़ते हैं जब पेड़ों के ऊपर, पानी से ही बचाव के लिए कई बार तो चढ़ते हैं, और कई बार ऐसे खेल में भी। तो बच्चे भी इसका ध्यान रखें बहुत, क्योंकि पेड़ों पर बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है बरसात के दिनों में। और जैसे कि हमने कहा पथरीली जगह है और वहाँ काई है तो आप ब्लीचिंग पाउडर आदि डाल दें तो इस तरह से वहां पर से हट जाएगा। तो ध्यान रखें अपनी सेहत का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसी तरह से हमसे जुड़े रहें। जी, तो सभी को संगीता श्रीवास्तव और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार।